अपना कौन सा लेक्चर था? बट लेक्चर देखना, वो शायद हाँ गलत लेक्चर लग गया था, तो मेरे पास आया था, शायद गलत लेक्चर लग गया था। कौन सा लेक्चर है देखना, 11 नहीं, चेक करो। बट चेक करके बताओ, आप लोगों ने पहले शायद चेक करके बताओ लेक्चर नंबर। आज 12 होगा, देख लो। अब 12 होगा, ठीक है। क्लास में मैं आपको बता चुका था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में अंतर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए आइसोलेटेड गैसेस एटम। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला है, उसने कोई भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। मेरे पास क्लोरीन है, वो मेरे पास आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने दिया उसको, कोई मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl नेगेटिव बना, एनर्जी लिबरेट हुई डेल्टा EgH के रूप में। क्लोरीन के लिए ये एनर्जी लिबरेट होती है -349 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है। क्लोरीन किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा। तो अपन बोलते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इट इज शोइंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी, तो शोइंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज ऑल्सो शोइंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। मेरे पास अगर HCl है, HF है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, इनको अपन बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचेगा तो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी रिलेटिवली बढ़ गई, तो इस पर तो आ गया पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम हो गई, तो इस पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ प्रेजेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन ये आइसोलेटेड गैसेस एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि ये किसी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अपन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस को कंसीडर करते हैं। किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस दे आर कंसीडर्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस दे आर कंसीडर्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस को कंसीडर नहीं करते। वी डू नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास, इनको अपन कंसीडर नहीं करते। इसका कारण क्या है, वहां तो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ऑर्बिटल में एंटर होगा। मैंने बताया था फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है 2s2 2p5। क्या है फ्लोरीन, 2s2 2p5। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर एंटर होगा, वो एंटर होगा 2p ऑर्बिटल में। किसमें एंटर होगा, 2p का साइज छोटा है, और साइज छोटा है और अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है,
तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इसको तो अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्या बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हाइड्रोजन है 1s1, और अगर फ्लोरीन या क्लोरीन है 3s2 3p5, या अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है HF बन रहा है, HCl बन रहा है, तो हमारे पास फ्लोरीन हो गया 2s2 2p5। तो अगर HF है तो HF किसके बीच में बन रहा है, हाइड्रोजन के 1s और फ्लोरीन के 2p की ओवरलैपिंग से। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, अगर मेरे पास HF बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इट इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 2p। अगर HCl है तो वो बन रहा है 1s और 3p की ओवरलैपिंग से। अब ऐसा नहीं होगा कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से निकल जाए और वो इसके 3p ऑर्बिटल में घुस जाए, या वो इसके 2p ऑर्बिटल में घुस जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो आयंस हो गए, फिर शेयरिंग नहीं हुई। H प्लस अलग हो गया, F नेगेटिव अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल किसकी ओर डिस्प्लेस हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसका 1s ऑर्बिटल में ही है, किसमें, जैसे H और F, तो H और F में कोवेलेंट बॉन्ड बना, किसके ओवरलैपिंग से बना, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के 1s में ही है, बस वो 1s ऑर्बिटल किधर की ओर डिस्प्लेस हो गया, फ्लोरीन की तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर नहीं जा रहा, केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, तो यहां पर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात नहीं करते, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑर्बिटल में अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उसको क्या करेंगे, रिपेल। आर यू एबल टू गेट दिस। तो दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज ए गिवन बाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है किसने दिया था, लिनस पॉलिंग। ये वही वैज्ञानिक है जिसने आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को दिया। क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। इट इज ए प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी बात है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। किसकी प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड एटम की। इट इज टेंडेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं होती क्योंकि ये रिलेटिव होता है। समझ में आ गया आपको, यहां तक कॉपी कर लें, फटाफट से लिख लिया था सभी ने, आगे बढ़ जाए। यहां तक तो लिख लिया होगा ना सभी ने, कॉपीड एवरीवन। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला पॉइंट कौन सा था, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, तो जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, इधर देखिएगा, जो अब अपन ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, मेरे पास है HF, मेरे पास है HCl, मेरे पास है HBr, मेरे पास है HI। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का। सभी में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक फ्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, एक हाइड्रोजन का, एक ब्रोमीन का, एक हाइड्रोजन का, एक आयोडीन का। सबसे ज्यादा जो फ्लोरीन है उसकी टेंडेंसी बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की होगी। फ्लोरीन पर डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। क्लोरीन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ बढ़ेगी, लेकिन क्लोरीन पर उतना डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा जितना कि फ्लोरीन पर था। इसका मतलब फ्लोरीन ने बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिलेटिवली क्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा अपनी ओर खींच लिया। ब्रोमीन भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी, लेकिन ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड और डिक्रीज हो गया रिलेटिव टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन पे भी डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया रिलेटिव टू HCl एंड रिलेटिव टू HF। ऐसे ही आयोडीन भी बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आयोडीन पर डेल नेगेटिव और कम, हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव और कम। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी कम होगी। कम होगी तो अपन कहेंगे भाई ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अपन बोलते हैं जनरली इन ए ग्रुप, अपन किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे,
ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे, एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारे पास टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाएगी। एक्सेप्शन आता है बोरॉन और कार्बन फैमिली में। बोरॉन फैमिली में अगर अपन देखेंगे तो बोरॉन की, ये बोरॉन फैमिली की बात करते हैं, बोरॉन फैमिली में अगर अपन बात करते हैं तो बोरॉन है हमारे पास एल्यूमिनियम, हमारे पास है गैलियम, हमारे पास है इंडियम और हमारे पास है थेलियम। ये बोरॉन फैमिली के मेंबर्स हैं। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे आएगी वो अपन आगे पढ़ेंगे। पॉलिंग स्केल पे 2 होती है, एल्यूमिनियम की होती है 1.5, गैलियम की 1.6, इंडियम की 1.7 और थेलियम की होती है 1.8। बजाय घटने के एल्यूमिनियम से थेलियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है 0.1 के डिफरेंस से। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 1.5, गैलियम की 1.6, इसकी 1.7 और 1.8। ये अपने पास डाटा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर बोरॉन फैमिली मेंबर्स। इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे, गैलियम का साइज हल्का सा छोटा होता है, बोलो बेटा, गैलियम का साइज हल्का सा छोटा होता है एल्यूमिनियम से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी बढ़ गई। इंडियम और थेलियम में इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, डी और एफ में। डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 81। थेलियम होता है जिनन 4f14, लिखवा चुका हूं मैं आपको। थेलियम होता है 81, ये होता है जिनन। जिनन का मतलब है 54 तक आ गया। 4f14, 5d10, ये 4f14 है, 5d10, 6s2, 6p1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डी में भरे गए, एफ में भरे गए। एफ और डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। अपने को डाटा याद नहीं रखना है, अपने को ऑर्डर याद रखना है। क्या याद रखना है, तो नंबर 1 पर कौन हो गया, बोरॉन हो गया। बोरॉन की सबसे ज्यादा हो गई। एल्यूमिनियम से इंडियम और थेलियम तक जाओगे तो बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये अपने पास ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया कौन से फैमिली मेंबर्स के अंदर, बोरॉन फैमिली मेंबर्स में। उसके बाद कार्बन फैमिली मेंबर्स में हमारे पास अगर अपन बात करते तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, सिलिकॉन की 1.8, जर्मेनियम की 1.8, टिन की 1.8। इन तीनों की एक्सपेरिमेंटली सेम दे रखी है। लेड की हमारे पास 1.9 दे रखी है। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ही डाटामेटिक हो गया। ये डाटा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉर कार्बन फैमिली मेंबर्स, वही डाटा है जो एनसीईआरटी का है। तो यहां पर क्वेश्चन एक अगर जेई मेंस में आएगा, एडवांस में तो आता नहीं है। पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंस का चैप्टर है, मतलब इसमें सिंगल चॉइस आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाई कार्बन फैमिली में 3 ऐसे एलिमेंट्स कौन है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, तीनों की कितनी हो गई 1 पॉइंट। ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल, तो अपने को ये याद रखना है। लेड की बढ़ जाएगी क्योंकि लेड तो क्या हो गया वापस से 4f14, 5d10, 6s2, 6p2। तो 4f की पुअर स्क्रीनिंग के कारण z इफेक्टिव होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.1 से बढ़ गई। क्लियर है आप सभी जनों को, कॉपी कर लें सभी जने, पहले लिख लें। जनरली का मतलब अपन किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। नीचे जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये अपने को ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन परिवार में याद रखना है और ये कार्बन फैमिली में याद रखना है। इन दोनों पर विशेष निगाह रहेगी, बोरॉन और कार्बन फैमिली में। जल्दी से अपने हिसाब से लिख लें, डाटा लिखना चाहे डाटा भी लिख सकते हैं। लिख लिया था आप लोगों ने, यहां तक लिख लिया था आप लोगों ने, कॉपी कर लिया था। आगे बढ़ जाए फिर, अगर लिख लिया हो तो बोलेगा आप लोग। अगर लिख लेंगे, लिख लिया हो, या अगर आप लोग लिख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपन आगे बढ़ते जाए फटाफट से। बोलेगा आप लोग भाई, अगर लिख लिया हो तो वेल एंड गुड, और घर पे लिखना चाहें कि सर हम घर पे लिख लेंगे, अपना अपना मैटर जो है फटाफट फटाफट हो जाएगा, तो केवल अपन, समझ में आ गया आपको, सो दैट वी विल स्पीड अप, सो दैट वी विल स्पीड अप। बोलेगा आप लोग, गॉट इट एवरीवन, लिख लोगे यहां तक। बस इस पर ध्यान रखना, ये कार्बन फैमिली से क्वेश्चन लग सकता है, बोरॉन फैमिली से जेई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यह याद रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन,
इन तीनों की हमारे पास कितनी है 1.8। क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गया ग्रुप में। ग्रुप के बाद पीरियड में बात करते हैं। अपन कहते हैं भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा, और अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास जो एटॉमिक साइज है जैसे जैसे वो डिक्रीज होगा तो बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास पीरियड में बढ़ती चली जाएगी। अपने को सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा आगे तक काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएगा। मेरे पास है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 के डिफरेंस से बढ़ेगी 1 से लेकर 4 तक। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम की मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, बेरिलियम की 1.5, बोरॉन की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की 4। 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी 0.5 के डिफरेंस से, 1 1.5, 2 2.5, 3 3.5 और 4। थर्ड पीरियड के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो मेरे पास थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो थर्ड पीरियड में मेरे पास सोडियम, मेरे पास है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये मेरे पास है। सोडियम की 1 से हल्की सी कम 0.9 होती है सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 1 से हल्की सी कम। इधर देखो लिथियम की कितनी, लिथियम की कितनी, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। लिथियम की 1, सोडियम की 1 से हल्की सी कम। एनसीईआरटी का डाटा है 0.9, शुरू में बढ़ाओ 0.3 का डिफरेंस, किसका बढ़ाओ 0.3 का, तो 0.9 में 0.3 ऐड किया 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, यहां तक अपन को 0.3 का डिफरेंस बढ़ा दिया। कहां से, सोडियम से फास्फोरस से। 0.9, 0.3 ऐड कर दिया 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। फास्फोरस और सल्फर में डिफरेंस बढ़ाओ 0.4 का, तो इसकी 2.1, 0.4 बढ़ा दो तो सल्फर की हो गई 2.5, कितनी हो गई, और क्लोरीन की हो गई 3, मतलब लास्ट में डिफरेंस बढ़ा दो 0.5 का। क्लोरीन की कितनी हो गई 3, ब्रोमीन की हो गई 2.8, आयोडीन की हो गई 2.5 और एस्टाटिन की होती है 2.2। हेलोजन्स की काम आएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। हमारे पास फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 और एस्टाटिन की 2.2। ये सारे वही डाटाज हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। हेलोजन फैमिली में ये अलग से लिख लेना, ये काम आएगा। सेकंड पीरियड में लिख लो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सब पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड में L2R जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनाब बढ़ेगी। सेकंड और थर्ड में काम आएगा। हेलोजन्स की अलग से लिख लेना, खासकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। एस्टाटिन की लिख लो बेटा 2.2, अलग से लिख लेना उसको, एस्टाटिन की 2.2। जेई एडवांस में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस, इन चारों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते हुए क्रम में बताया था जेई एडवांस में, काफी टाइम पहले। अब तो एडवांस में पीरियडिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। पहले तो अपने को कैसे करना है, अपन जानते हैं जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ग्रुप में, जिस ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, जिसका साइज बढ़ा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सिलिकॉन और फास्फोरस में पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिलिकॉन और फास्फोरस इन दोनों को अपन ने ग्रुप में देख लिया, लेकिन सिलिकॉन से ज्यादा किसकी, फास्फोरस की, और फास्फोरस से ज्यादा कार्बन और उससे ज्यादा नाइट्रोजन की। इन दोनों को पीरियड में कंपेयर कर लिया, इन दोनों को भी पीरियड में कंपेयर कर लिया, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, क्योंकि ये कौन से पीरियड के हैं, थर्ड। इनका एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा। अब सिलिकॉन और फास्फोरस में पीरियड में बढ़ेगी, कार्बन और नाइट्रोजन में पीरियड में बढ़ेगी। और अगर डाटा पता है तो वी विल अप्लाई दी डाटा एंड गेट दी आंसर, बहुत तुरंत ही अपने को आंसर मिल जाएगा। सिलिकॉन की 1.8, फास्फोरस की 2.1, कार्बन की 2.5 और नाइट्रोजन की कितनी हो गई 3। तो L2R जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बढ़ती चली जाएगी। ये डाटा अपने को आगे तक काम आएगा सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का।
सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। समझ में आ गया आपको? उसके बाद आते हैं, ये तो पॉइंट नंबर 1 था। तो ग्रुप में तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज बढ़ी। क्या बढ़ी ग्रुप में? तो बोलिएगा आप लोग, ग्रुप में तो क्या हुआ? ग्रुप में तो एटॉमिक साइज बढ़ा। क्या बढ़ा? और ग्रुप में हमारे पास अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ग्रुप में अगर हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर अपने पास पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, यहाँ पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन बोलते हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनेगा आप लोग। मेरे पास अगर मैंगनीज है, मैंगनीज से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Mn+2 की, उससे ज्यादा Mn+4 की, उससे ज्यादा Mn+6 की, अगर Mn+7 है तो उससे ज्यादा Mn+7 की। इधर देखो मेरे पास अगर क्रोमियम है, क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम+3 की, उससे ज्यादा क्रोमियम+6 की। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, जैसे से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनो। मेटल आयन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? मेटल आयन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? उसका मतलब है उसकी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर पोलराइज करने की टेंडेंसी। एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर पोलराइज करने की टेंडेंसी। कोई नॉन मेटल है तो अपन कहेंगे यार नॉन मेटल है, ठीक है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन बोलते हैं भाई खींचेगा। लेकिन मेटल आयन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? जैसे मेरे को बोला गया कमेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एंटीमनी इन SbF3 एंड SbF5। मेरे को कमेंट करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर? एंटीमनी की। किसमें? एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड में और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड में। अब SbF3 में एंटीमनी पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। और एंटीमनी पर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी मेटल आयन पर तो उसकी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर पोलराइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ये मेरे पास कैटायन हो गया। अब कैटायन पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेगा, जो एनायन है उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पोलराइज या अट्रैक्ट करेगा और एनायन के न्यूक्लियस को, एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल कर देगा। अपन कहते हैं एक छोटे कैटायन ने जिस पर हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कर दिया। इसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन, मतलब शेप बिगड़ गई। डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय ए स्मॉल कैटायन। तो क्या होगा, यहां पर मेरे पास एंटीमनी पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बोलो बेटा, +5। इसका मतलब जो एंटीमनी है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहां पर अपनी ओर तेजी से पोलराइज करेगा, यहां पर कम करेगा, क्योंकि यहां पर एंटीमनी पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की SbF5 में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू SbF3। तो मेटल आयन के रेस्पेक्ट में किसके कंपैरिजन में लिख रखा है? आप लोग घर पर देखिएगा, कोई मैंने लिख रखा है सारी बातों को, यहां पर ये लिख रखा है कि विद रेस्पेक्ट टू मेटल आयन, कोई अगर मेटल आयन है तो उसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? तो विद रेस्पेक्ट टू मेटल आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मतलब है वो हो गई उसकी पोलराइजिंग पावर। क्या हो गई? पोलराइजिंग पावर से मेरा मतलब क्या है? टेंडेंसी टू पोलराइज, टेंडेंसी टू पोलराइज। पोलराइज का मतलब अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन। ये मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए, ये डायग्राम आप लोग घर पे बना लेना। ये तो कौन हो गया बेटा? कैटायन विद हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये एनायन हो गया। एनायन के उसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पोलराइज कर लिया, खींच लिया, और एनायन के न्यूक्लियस को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। तो क्या हुआ? एनायन के अंदर एक डिस्टॉर्शन आ गया। डिस्टॉर्शन का मतलब उसकी शेप बिगड़ गई। क्या हो गया?
शेप बिगड़ गई, और इसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री में डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनआयन। तो अगर मेरे पास SbF3 है और मेरे पास SbF5 है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इसका मतलब जो पोलराइजिंग पावर है, क्या है, पोलराइजिंग पावर है एंटीमनी +5 की, वो किससे ज्यादा है, एंटीमनी +3 से। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की SbF5 में ज्यादा हो गई SbF3 में। मेरे पास कौन है, MnF2 है, कौन है बेटा, मेरे पास है MnF2, मेरे पास कौन है, MnF4। यहां पर मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज पर +2। कहां पर मैंगनीज की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, Mn+4 में होगी नहीं होगी, बोलो। तो यहां पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इन कंपैरिजन टू Mn। तो विद रेस्पेक्ट टू मेटल आयन, विद रेस्पेक्ट टू मेटल आयन, क्योंकि मेटल के आयन के दिमाग में नहीं आता भाई फ्लोरीन खींच रही है, ऑक्सीजन खींच रही है, नाइट्रोजन खींच रही है, वो तो दिमाग में आता है भाई। नॉन मेटल है तो नॉन मेटल तो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। लेकिन मेटल आयन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, मेटल आयन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है उसकी पोलराइजिंग पावर। वो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी ओर पोलराइज या अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी या उस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो उसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रिलेटिवली बढ़ती चली जाएगी, और अगर बढ़ेगी तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिव शेयरिंग बढ़ती चली जाएगी। ये आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। अगर मेरे पास क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटा, तो Z इफेक्टिव कम होगा। मेरे पास कौन है, इधर देखो, सब भाग घर पे लिखते रहना, समझ में आ गया ना, मैं फास्ट चल रहा हूं अभी, ठीक है। घर पे लिख लेना अपने हिसाब से जितना लिखना चाहो, बोलो, अपना टाइम बचेगा, नहीं तो क्या है लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। बोलो, जैसा आप चाहते हो वैसा कर ले, बोलो। मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है O नेगेटिव, मेरे पास है O2 नेगेटिव, बोलो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया नहीं हो गया, बोलो। अरे लिख लोगे ना घर जाके, इतना तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, यहाँ लिखोगे, यहीं पर लिखेंगे, यहाँ लिख लो, फिर फटाफट लिख लो जी। अच्छा, ये तो होमवर्क में दिया था, तो यहां तक तो लिख लिया था। जैसे भी आप लोग बनाना चाहें बना सकते हैं, यहाँ लिखना चाहें यहाँ लिख सकते हैं, घर पे लिखना चाहे घर पे लिख सकते हैं, है जी। अच्छा, ये होमवर्क दिया था वहां तक तो लिख चुके हैं आप। चलिए, मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है O नेगेटिव, मेरे पास है O2 नेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से बड़ा साइज किसका हो गया, O नेगेटिव का, उससे बड़ा साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव कम होगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। नाइट्रोजन से बड़ा साइज किसका हो गया, N नेगेटिव का, उससे बड़ा साइज किसका हो गया, N2 नेगेटिव का, उससे बड़ा साइज क्या हो गया। जैसे जैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव कम होगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिक्रीज होती चली जाएगी। बोलेगा आप लोग, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत। अब थर्ड है हमारे पास, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाऊंगा। थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड स्टेट ऑफ द एटम। क्या है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ द एटम। थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है हमारे पास हाइब्रिड स्टेट ऑफ द एटम। अपन एक वर्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर मेरे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और उससे ज्यादा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की। इट इज ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर देखो, जो बात कह रहा हूं उस बात को सुनो। थोड़ा सा अभी ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे।
हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्रोसेस of atomic orbitals with nearly similar energies, with nearly to form new set of orbitals, which are said to be hybrid orbitals which have got similar energies or equivalent energies, and the process is said to be hybridization, and the process is said to be, मेरे पास है कार्बन, कार्बन की ऐसे ही बता रहा हूं ग्राउंड स्टेट है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कार्बन होता है 2s2 2p2, क्या होता है कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कार्बन 2s2 2p2, कार्बन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो ही बॉन्ड बनाने चाहिए, बनना चाहिए था CH2, क्या बनना चाहिए था, लेकिन CH2 नहीं बन रहा, कार्बन अपने को क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है, क्या बना रहा है, मीथेन। तो कार्बन हमारे पास क्या गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, किस में गया, और जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसका 2s का इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रमोट हो गया, 2p में, कहां पर प्रमोट हो गया, और जैसे ही 2p में प्रमोट हो गया हमारे पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, एक s के अंदर और 3 p के अंदर। अब ये एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए, न कोई s रहा न कोई p रहा, ये भी sp3 हो गया, न कोई px रहा न कोई py रहा न कोई pz रहा, सब sp3 हो गए। हाइब्रिड वर्ड किससे आया है, हाइब्रिड वर्ड केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है, बायोलॉजी का है। हाइब्रिड का मतलब इंप्रूव्ड वैरायटी। मेरे पास एक लाल रंग के गुलाब का पौधा है, मेरे पास एक लाल रंग के गुलाब का पौधा है, मैंने लाल रंग के गुलाब के पौधे की एक टहनी काट ली, एक टहनी काट ली और उसको सफेद रंग के गुलाब पर ग्राफ्ट कर दिया, बांध दिया, और जैसे ही सफेद रंग के गुलाब के पौधे पर बांध दिया तो जब अब नया गुलाब आएगा उसका कलर मेरे पास पिंक आएगा, क्या आएगा, तो रेड और व्हाइट का हाइब्रिड हो गया। अगर मैं लाल रंग और सफेद रंग को आपस में मिला दूंगा, लाल रंग और सफेद रंग को मिला दूंगा तो मेरे पास पिंक कलर आ गया। इसका मतलब न कोई एस रहा न कोई मेरे पास पी रहा। ये क्या है, px py और pz, px py और pz, तीनों p ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, लेकिन 2s की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट है तो जब ये प्योर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, तो प्योर ओवरलैप, अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो एक तो हाइड्रोजन का जो 1s है वो कार्बन के 2s के साथ ओवरलैप करेगा, बोलिएगा आप लोग, एक 1s ओवरलैप करेगा 2px के साथ, एक ओवरलैप करेगा 2py के साथ, और एक ओवरलैप करेगा 2pz के साथ। क्या इससे अपन बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन कर पाएंगे, या कार्बन और हाइड्रोजन की सभी बॉन्ड लेंथ सेम होती है क्या, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या, तो अपन कहते हैं क्या होता है, 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग हो गई, क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग होगी, न कोई s रहा न कोई p रहा, ये भी sp3 हो गया, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। अब अपन कहेंगे कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे विल ओवरलैप विद द 4 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये कार्बन का sp3 है, ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा सिग्मा, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा सिग्मा, कार्बन का sp3 हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करेगा सिग्मा। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल का मतलब दे विल गिव ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री टू द गिवन मॉलिक्यूल। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा, तो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, क्या आएगी, और s और p का कैरेक्टर क्या हो गया, सेम हो गया। हर एक ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर कितना, 25%, कितना, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4, 3 तो p है और एक s है, तो s का कैरेक्टर 1/4 इंटू 100, तो s का कैरेक्टर 25%, p का कैरेक्टर कितना हो गया, 75%, तो सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, क्या हो गए, तो मीथेन में जो चारों CH बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सब इक्विवेलेंट आएगी, क्या आएगी, इक्विवेलेंट आएंगी। वो किससे अपन एक्सप्लेन करेंगे, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि अगर अपन ने माना कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो प्योर अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हाइड्रोजन का 1s अगर कार्बन के 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो s ऑर्बिटल तो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, क्या होता है बेटा, तो अपन बॉन्ड एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते। 3 p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अरे परपेंडिकुलर, तो 3 बॉन्ड एंगल 90 के आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन जब अपन देखते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से तो मीथेन अपने को टेट्राहेड्रल नजर आता है, सभी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट होती है, सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम होती है और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है,
perfect tetrahedral जिसमें कार्बन it is present at the center of a regular tetrahedral and 4 hydrogens are present at the 4 corners of a regular tetrahedral। तो ऐसा माना गया कि हमारे पास क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। और अब एक बार एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई तो एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर दिया, ना कोई लाल रंग रहा ना कोई सफेद रंग रहा। मेरे पास 2s है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंस है। मेरे पास एक लाल रंग का डब्बा है, मेरे पास 3 सफेद रंग के डब्बे हैं, इन तीनों की एनर्जी सेम, px py और pz की, px py और pz की एनर्जी सेम, इसकी डिफरेंट। मैंने लाल और व्हाइट को मिला दिया, मेरे पास गुलाबी रंग आ गया। अब मैं आपसे कहूं गुलाबी को वापस से रेड और व्हाइट में सेपरेट करो, यू कैंट, आप नहीं कर सकते। एक बार अगर ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई, क्या हो गई, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देगा, ना कोई s रहा ना कोई px रहा ना कोई py रहा ना कोई pz रहा, सबके सब sp3 हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, दे विल गिव ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है लीनियर ज्योमेट्री, sp2 है ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 है टेट्राहेड्रल, sp3d है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल tbp, sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल pbp बोलते हैं। समझ में आ गया? तो दे विल गिव ए स्पेसिफिक ज्योमेट्री इन टू दी मॉलिक्यूल। अब इधर देखो, sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना, 25% बोलो बेटा, sp2 में 33.33 और sp में s का कैरेक्टर बढ़ेगा तो एटम की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ऐसा अपन क्यों कहते हैं, ऐसा अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, बोलेगा। तो अगर s का कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल कम क्लोज टू न्यूक्लियस। अगर s का कैरेक्टर कम है इसका मतलब p का कैरेक्टर ज्यादा है। sp3 में s का कैरेक्टर कितना है, 25%, और p का कैरेक्टर कितना है, s करीब होता है या p s, तो इसका मतलब जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल कम क्लोज टू न्यूक्लियस, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो सो मोटो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। मेरे पास कौन है, इथेन। इथेन में कार्बन, अभी इतना सभी को पता है, अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस लेवल पर सभी को पता होगा, अगर कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4, तो दोनों कार्बन पे हाइब्रिड स्टेट कितनी होगी, sp3। कौन सी होगी, sp3। इतना पता है, 4 सिग्मा का मतलब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर 2 सिग्मा बनाएगा तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp। तो अगर मेरे पास इथेन है, क्या है, C2H6 है, तो दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 है, क्या है। अगर मेरे पास कौन है, इथीन है, तो इथीन में दोनों कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हो गए, दोनों कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, ये भी sp2 है और ये कार्बन भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर मेरे पास एसिटाइलिन है तो एसिटाइलिन में दोनों कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2, तो दोनों कार्बन हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp। अब अपन बोलते हैं अगर मेरे पास इथेन है तो इथेन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मेरे पास अगर इथीन है तो इथीन में दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर मेरे पास एसिटाइलिन है तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो अपन कहते हैं जैसे जैसे स्टेट ऑफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम बढ़ती जा रही है। किसकी बढ़ती जा रही है, कार्बन एटम की। इसका मतलब इथेन के कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पर होगा, इथीन में, और इथीन से ज्यादा कहां पर होगा, एसिटाइलिन में, या C2H2, इसको अपन इथाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपन कहते हैं इथाइन का नेचर कैसा होता है, एसिटाइलिन का, रिलेटिवली एसिडिक हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड है sp, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये इस बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ के इस हाइड्रोजन को तुरंत किसके रूप में रवाना कर देगा, H+ के रूप में। तो कार्बन जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने फेवर में लेकर और इस हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर देगा, H+। तो अपन कहते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, एल्केन से ज्यादा एसिडिक एल्कीन, और एल्कीन से ज्यादा एसिडिक एल्काइन। क्यों, क्योंकि एल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा है, इथीन में या एल्कीन में अपने पास sp2 से जुड़ा है,
और एसिटाइलिन में अपने पास किससे जुड़ा हुआ है, sp से। समझ में आ गया आपको? लेकिन अगर मेरे पास, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, बोलेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लोगे आप लोग ये सभी जने, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास यहां पर दोनों कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो कितना हो गया 25%, इथीन में क्या हो गया 33.33% और एसिटाइलिन में कितना हो गया 50%। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, बोलेगा आप लोग। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम पर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और मेरे पास अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, मेरे पास मीथेन है, मेरे पास कौन है, मीथेन CH4। आर यू एबल टू गेट दिस? मीथेन में कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा का मतलब यहां पर कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। मेरे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वापस से कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। मेरे पास है CF4, कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हर किसी में sp3 है, यहां पर भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। मीथेन में भी CCl4 में भी sp3 और CF4 में भी sp3। लेकिन यहां पर सराउंडिंग एटम कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। क्या होती है? यहां पर पड़ोस में कौन है, क्लोरीन। पड़ोस में कौन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और क्लोरीन की होती है 3। यहां पर कार्बन की 2.5 है और यहां पर फ्लोरीन की है 4। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की बढ़ेगी, इधर देखना, जैसे जैसे सेंट्रल एटम के कंपैरिजन में सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो सराउंडिंग एटम क्या करेगा, बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, बोलेगा। यहां तो कार्बन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलते रहा करो, कार्बन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो जैसे से खींचेगा तो कार्बन पर तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, बोलेगा आप लोग। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कार्बन किससे अटैच्ड है, क्लोरीन से। क्लोरीन क्या करेगी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगी। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगी, सेंट्रल कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बोलेगा। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो वो उल्टा क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बोलेगा आप लोग। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज आ गया, CCl4 में कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +4। तो जैसे ही सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, तो उसकी anion जो पड़ोस में Cl है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बोलो। तो अल्टीमेटली यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब वो 2.5 से इंक्रीज हो गई, 2.5 से। यहां पर फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन से भी ज्यादा, अरे बोलते रहा करो, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी उतनी बढ़ती चली जाएगी। यहां पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया तो सेंट्रल एटम खुद जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, खुद जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो सो मोटो उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पोलराइज या अट्रैक्ट करने की रिलेटिव टेंडेंसी बढ़ती चली। तो अपन कहते हैं कि अगर हाइब्रिड स्टेट सेम है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, जेईई मेंस में पूछा था, व्हेन हाइब्रिड स्टेट on the central atom is same, then with increase in the electronegativity of the surrounding atoms, when hybrid state on the central atom, एक मिनट के लिए बात सुन ले, फटाफट से बात सुन ले भाई प्लीज, है ना, आगे बढ़ना है अपने को, खत्म करते हैं फिर बॉन्डिंग पे आएंगे, प्लीज, है ना, ज्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, बोर तो नहीं हो रहे ना, सुनना ही है अपने को तो सुन लो बस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, बाकी अपने हिसाब से लिख लेना, नोट्स आप अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लेना, जैसे आपको लिखने, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो ही रही है, अपन लिखने का टाइम देंगे तो फिर वो पूरा का पूरा लेक्चर चला जाएगा, लिख आप अपने हिसाब से लेना, बोलेगा आप लोग, मैं समझा दूंगा। जैसे से
अगर सेंट्रल एटम पर हमारे पास हाइब्रिड स्टेट सेम है, सभी जगह मीथेन में CCl4 में CF4 में, कार्बन पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। लेकिन जैसे जैसे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे सराउंडिंग एटम क्या करेगा, बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और जैसे अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो सेंट्रल एटम खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनों के प्रति भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो सो मोटो अपने आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरे पास अगर CH4 है, CCl4 है और CF4 है, मेरे से कहा कमेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, बोलो बेटा कमेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीथेन में सबसे कम, फिर उससे ज्यादा CCl4 में और उससे ज्यादा CF4 में। आर यू एबल टू गेट दिस? उसके बाद आते हैं अपन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द बॉन्ड। क्या है नेचर ऑफ द बॉन्ड? अगर हमारे पास क्या है, दोनों एटम्स हमारे पास सेम है तो बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो नेचर होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मेरे पास हो गया H2 का मॉलिक्यूल, मेरे पास हो गया F2 का मॉलिक्यूल, Cl2 का मॉलिक्यूल, Br2 का मॉलिक्यूल, I2 का मॉलिक्यूल, ये सब मेरे पास एग्जाम्पल्स हो गए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोई भी पोलरिटी नहीं आई। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किससे बना है? हाइड्रोजन के दो एटम से, दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, जिनको अपन बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो न तो किसी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आया, न किसी हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आया। दैट इज कोई भी डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट चार्ज नहीं हुआ ईदर एंड्स पर। अगर अपोजिट चार्जेस का डेवलपमेंट हो गया तो उसमें पोलरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो अगर मेरे पास दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन के दो एटम से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में न किसी हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव न किसी हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव। F2 का मॉलिक्यूल किससे बना है? फ्लोरीन के दो एटम से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्लोरीन के दो एटम से मिलकर बना है। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ब्रोमीन के दो एटम से मिलकर बना है। आयोडीन का मॉलिक्यूल आयोडीन के दो एटम से। तो अगर दोनों एटम सिमिलर हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई अंतर नहीं है तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स परफेक्ट होगी, और परफेक्ट होगी तो कोई भी पोलरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलरिटी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन ईदर एंड्स, ना किसी पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना किसी पर पार्शियल। लेकिन अगर मेरे पास दोनों एटम डिफरेंट है, मेरे पास HF है, मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है, मेरे पास HI है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.1, फ्लोरीन की 4, हाइड्रोजन की 2.1, क्लोरीन की 3, हाइड्रोजन की 2.1, ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन की 2.1 और आयोडीन की हो गई 2.5। अगर मैं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहां पर 4 - 2.1, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अपने को पॉजिटिव लेना है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें से कम वाले की माइनस करनी है। 4 - 2.1 यहां पर हो गया 1.9, यहां पर 3 - 2.1 0.9 हो गया, यहां पर 2.8, ये 2.8 है, यहां पर हो गया 0.7, यहां पर हो गया 0.4। अगर दोनों एटम डिफरेंट है और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो अपन बोलेंगे बॉन्ड का नेचर होगा पोलर, और बॉन्ड पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी बॉन्ड पोलर होंगे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ेगा उसमें बॉन्ड पोलरिटी बढ़ती चली जाएगी। इधर देखो सभी ने, HF में फ्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4। तो HF में क्या है? बॉन्ड पोलरिटी बहुत ज्यादा। फ्लोरीन के सर पे डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। क्लोरीन भी क्या करेगा? बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जितना फ्लोरीन ने खींचा था उतना नहीं खींच पाएगा। रिलेटिव बात कर रहा हूं, तो क्लोरीन पर डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कम हो गया, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम हो गया। HBr में ब्रोमीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना क्लोरीन और फ्लोरीन ने खींचा था। और आयोडीन भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितना ब्रोमीन
क्लोरीन और फ्लोरीन ने खींचा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो बॉन्ड पोलर होगा वो HF होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर सर्वाधिक है, 1.9 है। क्या है? 1.9। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होगा तो बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा। पोलर से मतलब एक के सर पे पार्शियल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा, एक के सर पे, वो तब आएगा जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ता चला जाएगा। तो एक एटम दूसरे के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता चला जाएगा। तो HF में बॉन्ड पोलरिटी सबसे ज्यादा, फिर HCl में, फिर HBr में, और फिर HI में। ये अपने पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी हो गया। ये अपने पास ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी हो गया। तो अपन कहते हैं कि अगर हमारे पास दो एटम है और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग अलग है, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा। क्या होगा? पोलर होगा। पोलर का मतलब एक पर आएगा डेल नेगेटिव और एक पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या करेगा? बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता चला जाएगा। जैसे जैसे उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर बढ़ेगा, डेल्टा EN बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ती जाएगी। HF में डेल्टा EN डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1.9। यहां पर कितना है? 0.9। यहां पर कितना है? 0.7। और यहां पर कितना है? तो जैसे जैसे उनके बीच का अंतर कम होगा, डेल्टा EN का डिफरेंस कम होगा, वैसे वैसे बॉन्ड की पोलरिटी कम होती चली जाएगी। तो अपन कहेंगे अगर दोनों एटम डिसिमिलर हैं, अगर दोनों एटम डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर डेल्टा EN बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड में पोलरिटी बढ़ती चली जाएगी। दैट इज बॉन्ड पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डेल्टा EN वैल्यू। आर यू एबल टू गेट दिस? अपन ये बोलते हैं, समझ जाओगे आप लोग। लिखा हुआ है देखो, यहां पर है, वो कहता है व्हेन टू एटम्स आर सिमिलर, पढ़िएगा यहां से यहां तक का और फिर यहां से यहां तक का, ये सारा बोल रखा है। एक मिनट पानी पी लूं, फटाफट बोलिएगा, पढ़िएगा एक बार इसको। हाँ जी, ये समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? ये अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आप लोग। ये HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, और ये बॉन्ड पोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर दोनों एटम डिसिमिलर हैं, देन विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज डेल्टा EN, उनमें बॉन्ड पोलरिटी इंक्रीज होगी और वो क्या बनाएंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर तो पार्शियल नेगेटिव, और जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल पॉजिटिव। आर यू एबल टू गेट दिस? उसके बाद अपन बोलते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा, एक पॉइंट है केमिकल बॉन्डिंग का है। किसका है? केमिकल बॉन्डिंग का है। हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर बॉन्ड में कैलकुलेट किया वैज्ञानिकों ने, उनका नाम था हेनी और स्मिथ। क्या था? डेरिवेशन नहीं है, अपने को याद रखना है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB, 16 प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA एटम A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, XB एटम B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। XA की वैल्यू XB से ज्यादा है। XA की वैल्यू, जैसे मेरे से कहा गया कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF बॉन्ड, किसमें? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है HF बॉन्ड में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दे रखी है और हाइड्रोजन की कितनी दे रखी है, तो मैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालूंगा। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो गया मेरे पास 16 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ये नियरली 42.6% या अप्रोक्सीमेटली 43% आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो अपन कहते हैं कि किसी बॉन्ड में अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, क्या निकालना है?
तो अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 XA माइनस XB, XA माइनस प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। यहां पर जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें से कम वाले की माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसको इंकॉर्पोरेट कर लेना। आगे चल के ये फॉर्मूला है केमिकल बॉन्डिंग का, किसका है समझ जाओगे आप लोग। अरे बोला करो यार, आगे बढ़े। अगर हमारे पास XA माइनस XB की वैल्यू 2.1 से कम है या बराबर है, 2.1 से कम है या बराबर है, तो फिर हमारे पास जो बॉन्ड है, सॉरी 2.1 से ज्यादा है या बराबर है, तो बॉन्ड का नेचर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। क्या होगा? दैट इज बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर होगा वो 50% से ज्यादा होगा। डिफरेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? 2.1 से ज्यादा या बराबर हो, तो हमारे पास जो बॉन्ड है उसमें जो आयोनिक कैरेक्टर होगा वो 50% से ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। क्या होगा? लेकिन अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 2.1 से कम हो, 2.1 से कम हो, तो फिर बॉन्ड का नेचर हमारे पास कैसा होगा? आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50 हो गया, मतलब बॉन्ड का नेचर कैसा हो गया? प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हो गया। क्या हो गया? जैसे मेरे से कहा गया HF का बॉन्ड कैसा है, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है या आयनिक है? कोवेलेंट है या आयनिक है? अभी हाल निकाला यार, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है इसमें? 42.6% आ रहा है, नहीं आ रहा? इसका मतलब ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। क्या होगा? ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। अगर हमारे पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है नहीं, और स्मिथ से निकालेंगे, किससे निकालेंगे बोलो बेटा? अरे बोला करो यार। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से अगर हमारे पास कम हो तो फिर हमारे पास जो बॉन्ड का नेचर होगा वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। क्या होगा? यहां पर हमारे पास 4 माइनस 2.1 तो कितना आ गया? 1.9 आ गया, नहीं आ गया बोलो? इसका मतलब 1.9 किससे कम है? अरे बोलो 2.1 से कम है। 2.1 से क्या हो गया? कम, तो बॉन्ड का नेचर हो गया प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। क्या हो गया? लेकिन अगर हमारे पास 2.1 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया? तो फिर बॉन्ड का नेचर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर लोगे ये लोग? अब आ जाओ नेचर ऑफ ऑक्साइड से। मेरे को आप एक बात बताओ, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं यार। मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में डाला क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास नॉन मेटल है CO2 को पानी में घोला क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है क्योंकि पानी में घुलने पर वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड देगा। मेरे पास है SO3, क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड या तो SO2 हो गया या SO3 हो गया। SO2 को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या मिला? सल्फ्यूरस एसिड। क्या मिला? SO3 को पानी में डिसॉल्व किया, क्या मिला? सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे पास है नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5, क्या है? मैंने N2O5 को वाटर में डाला, क्या मिला? नाइट्रिक एसिड। क्या मिला? मेरे पास है क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7, पानी में डाला, क्या मिला? परक्लोरिक एसिड। क्या मिला? तो मेटल्स के ऑक्साइड हमारे पास बेसिक है क्योंकि वो पानी में घुलने पर अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। मेरे पास है सोडियम का ऑक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड Li2O, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। इनको अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सभी अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सभी अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और जो अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो डेफिनेटली उनका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा? जो पानी में OH नेगेटिव देगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, एसिडिक होंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास है सेकंड पीरियड, मत लिखना, सब लिखा हुआ है। मेरे पास है Li2O, मेरे पास है BeO, मेरे पास है B2O3, आगे इसको फजान्स रूल से भी पढ़ेंगे। मेरे पास है CO2, मेरे पास है N2O5। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर हो गया सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड है, मेरे पास है Na2O, मेरे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेरे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेरे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मेरे पास है P4O10। आगे पढ़ेंगे बेटा, P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता मोनोमर में, P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि ये डाइमर बना लेता है। डाइमर का मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं
P4O10 नाम सुना होगा, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पिंजरे जैसे समान संरचना होती है। इसमें 6 POP बॉन्ड होते हैं, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड 6 होते हैं। आगे भी इसका स्ट्रक्चर आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। सल्फर का ऑक्साइड हो गया SO3, क्लोरीन का ऑक्साइड हो गया Cl2O7। ये मेरे पास पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, NMC बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ऑक्साइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता चला जाएगा। बोलेगा आप लोग। मेरे पास सेकंड पीरियड में कौन है? लिथियम। लिथियम का ऑक्साइड कौन है? बोलो बेटा, Li2O। डिस्टिंक्टली बेसिक है, बेसिक होता है। बेरिलियम ऑक्साइड BeO एम्फोटेरिक होता है। B2O3 पानी में डालोगे बोरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? CO2 को पानी में डालोगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, N2O5 को आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म, वो सब मैं बता दूंगा। नॉन रिडॉक्स होगा, ये N2O5 का स्ट्रक्चर होता है। N2O5 के अंदर ये वाला ऑक्सी लिंकेज होता है, वीक होता है, टूट जाता है। पानी डालोगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे 1 मोल नाइट्रिक एसिड इधर से मिलेगा HNO3, और 1 मोल नाइट्रिक एसिड इधर से मिलेगा, तो ये मेरे को मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या मिल जाएगा? HNO3। आगे बाकी मैकेनिज्म वगैरह वो आगे पढ़ाऊंगा। तो N2O3 N2O5 को पानी में डालोगे क्या मिलेगा? नाइट्रिक एसिड। एंड थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं। Na2O बेटा स्ट्रांगली बेसिक है। क्या है? स्ट्रांगली बेसिक। पानी में डालोगे NOH। MgO बेसिक होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है। SiO2 वीकली एसिडिक होता है। P4O10 और SO3 एसिडिक होते हैं। Cl2O7 स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्या होता है? तो ये तो होता है Na2O, लिख देता हूं मैं, स्ट्रांगली बेसिक। अपने हिसाब से लिख लेना आप लोग घर पर। MgO होता है हमारे पास बेसिक। Al2O3 का नेचर होगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ये होता है वीकली एसिडिक, ये होगा वीकली एसिडिक। P4O10 और SO3 ये एसिडिक होते हैं, और हमारे पास Cl2O7 ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्या होता है? स्ट्रांगली एसिडिक होता है। इधर देखो सभी जने, मैं अगर बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं CO2 की। CO2 को वाटर में डालेंगे, अपने को मिलेगा, बोलो बेटा, कार्बोनिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3 मिलेगा। मेरे पास अगर SO2 है, SO2 को वाटर में डाला, मेरे को मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इनमें नॉन रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर कार्बन में +4, तो यहाँ पर भी कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर +4, नॉन रिडॉक्स है। यहाँ पर भी +4, तो सल्फ्यूरस एसिड में भी सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर +4। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लेते हो ना। SO3 में यहाँ पर सल्फर पे +3, पानी में डिसॉल्व करूंगा, मेरे को मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +6। मेरे पास है N2O5, N2O5 में नाइट्रोजन पे +5 है, वाटर में डालूंगा, मेरे को मिलेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर +5। मेरे पास अगर Cl2O7 है, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, वाटर में डालूंगा, मेरे को पर क्लोरिक एसिड मिलेगा HClO4। पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास हो गया +7। ये आगे पढ़ेंगे। Cl2O7 होता है, Cl2O7 के अंदर हमारे पास दोनों क्लोरीन में ऑक्सी लिंकेज होता है। ऑक्सी लिंकेज मतलब दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन है। पानी डालूंगा, पानी को ऐसे लिख देता हूं HOH, तो 1 मोल तो मेरे को परक्लोरिक एसिड इधर से मिलेगा, 1 मोल परक्लोरिक एसिड मेरे को इधर से मिलेगा। तो आगे केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे। सभी नॉन मेटल्स हैं, सभी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे हो गए? एसिडिक, क्योंकि वो वाटर में जाने पर अपने कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना रहे हैं। P4O10 है, P4O10 को अगर अपन वाटर में डालेंगे, अपने को पता रखा है फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। इसको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, वो तो आगे की बात है। H3PO4 मिलेगा। क्या मिलेगा? H3PO4। समझ में आ गया आपको? तो पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, भाई किसी ने मेरे से कहा Na2O का नेचर क्या है, सोडियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, तो ये तो बेटा सॉलिड स्टेट में मुंह से थोड़ी बोलेगा। मैंने की लेट आई डिसॉल्व इन वाटर, मैंने सोडियम के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दिया। किसी ने मेरे से कहा कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, मैंने की यार इसको पानी में डिसॉल्व करने दो। जब कैल्शियम के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मेटल्स के ऑक्साइड इसलिए बेसिक है क्योंकि पानी में डिसॉल्व करने पर उनका जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक होगा। वो क्या होगा? बेसिक होगा। पीरियड में अपन मेटल से किसकी तरफ जा रहे हैं?
पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बोलो बेटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो अपन मेटल से किसकी तरफ जाएंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ, क्या बढ़ने के साथ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, चाहे मेरे पास सेकंड पीरियड हो चाहे मेरे पास थर्ड पीरियड हो। अभी ये क्वेश्चन आया था Al2O3 SiO2 P410 और SO3 को कंपेयर किया था एसिडिक नेचर में। ये चेक कर लो कहीं एलिमेंट्स एक ही पीरियड के तो नहीं है, कहीं एलिमेंट्स एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर एक ही पीरियड के, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो Al2O3 से ज्यादा एसिडिक, SiO2 उससे ज्यादा एसिडिक, P4O10 और उससे ज्यादा एसिडिक SO3। बहुत पहले जेई एडवांस में क्वेश्चन ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, Cl2O7 SO3 90s के आसपास का क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया Cl2O7, फिर हो गया SO3 और फिर हो गया वापिस से किसमें कंपेयर करा लिया, पीरियड में। किसमें कंपेयर करा लिया, तो अपन बोलते हैं सिंपल अपने हिसाब से लिखना, ऐसे ही बोलता हूं, इन्हें पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की बढ़ेगी और इंक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर NMC बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ता जाएगा। ये मेरे पास सेकंड पीरियड के लिए हो गए। लिथियम ऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक BO, उससे ज्यादा B2O3, उससे ज्यादा CO2, उससे ज्यादा N2O5, ये थर्ड पीरियड के हो गए। Na2O से ज्यादा एसिडिक रिलेटिवली, वैसे तो बेसिक है, स्ट्रांगली बेसिक, ये बेसिक, लेकिन MgO इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली एसिडिक। तो MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO3 और Cl2, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो ऑक्साइड्स का जो एसिडिक नेचर है वो पीरियड में इंक्रीज होता चला जा रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर सभी ऑक्साइड्स एक ही पर्टिकुलर नॉन मेटल के हों, क्या हो, अगर मेरे पास सभी ऑक्साइड, सब लिखा हुआ है, सभी लैंग्वेज पूरी लिखी हुई है, अगर सभी ऑक्साइड्स एक ही पर्टिकुलर नॉन मेटल के हों तो जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास एक क्लोरीन के ऑक्साइड Cl2 है, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। मेरे पास है ClO2, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +4। मेरे पास है Cl2O6, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +6। मेरे पास है क्लोरीन Cl2O7, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। सभी ऑक्साइड्स एक ही नॉन मेटल के हैं, किसके हैं, इधर देखते चलो बेटा, बाद में लिख लेना, पेन रख दो यार, बाद में लिख लेना, है ना, पेन रख दो, घर पे लिख लेना, है ना, इधर देखते चलो, घर पे लिख लेना अपने हिसाब से। अभी केवल क्या करो, सुनते चलो, क्या करो, लिख लोगे घर पे तो 1 घंटा लगेगा लिखने में, अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे तो कम टाइम लगेगा, आपको जो लिखना होता है उतना लिखता है बोलिएगा आप लोग, रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा जब खुद लिखता है ना आदमी। तो अभी तो सुन लो और फिर घर पे जाके अपने हिसाब से उसको लिख लोगे, तो जैसे उसको घर पे जाके लिखोगे तो लेक्चर रिकॉल हो जाएगा वापस से, बोलिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा है फजांस रूल, समझा दिया आपको, तो समझा दूंगा, सेम डे जाकर उसको घर लिख लोगे तो क्या होगा, लिखोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। जो चीज लिखाने की होगी सेम डे की मैं आपको लिखा दूंगा। जैसे आगे चल के अभी अपन बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट है, ट्राई सिलाइल अमीन, ट्राई सिलाइल फॉस्फीन, उनका बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी और ऑन दी मोमेंट अपने को लिखनी होगी अपन लिखवा देंगे। डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कौन सा बॉन्डिंग होगी, तो वो सब चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं क्लास में, अब ये ऐसी चीज है इसको घर पे जाओगे आराम से पढ़ोगे तो ऑलरेडी होती चली जाएगी। जो चीज लिखने वाली होगी, बाकी लिखना आपका काम है, लिख लोगे ना नोट्स तो एप्लीकेशंस के, समझ में आ गया ना। इधर देखो, सभी ऑक्साइड्स किसके, मैं अब वापस से आता हूं, सभी ऑक्साइड्स एक ही नॉन मेटल के। नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन। इधर देखो सभी जने, आगे पढ़ेंगे अगर ऑक्सीडेशन इंटरमीडिएट होता है तो बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, मेरे पास Cl2 है, क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, कोई नहीं लिखेगा, पानी में डालूंगा हाइपोक्लोरस एसिड बनेगा HClO, इसको बोलते हैं अपन हाइपोक्लोरस एसिड, इट इज सेड टू बी हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 का +1 में ही है। मेरे पास ClO2 है, यहां पर ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, +4 है, अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, पानी में डालूंगा डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, और डिस्प्रोपोर्शनेट होता है
तो ये अपने को देगा क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन हो गया हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब जानते हो, एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो। यहां पर क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, यहां पर +4 से +3 में आ गया, +4 से +5 में आ गया। इसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं क्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड और इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। इधर देखो सभी जने, मत लिखो, सब आगे पढ़ेंगे क्यों होता है उसको भी मैं बताऊंगा। +4 से किस में जा रहा है, +3 में। +4 से किस में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन is said to be reduction, is said to be an increase in oxidation number is said to be एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, उसको डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। तो ClO2 को पानी में डालोगे तो क्लोरस एसिड मिलेगा और क्लोरिक एसिड। Cl2O6, इसमें क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। इसको अगर अपन वाटर में डालेंगे तो रिड्यूस भी होगा, क्लोरिक एसिड भी मिलेगा, +5 में भी जाएगा और पर क्लोरिक एसिड भी मिलेगा, दैट इज HClO3 भी मिलेगा और HClO4 भी मिलेगा। HClO3 में इसको बोलते हैं बेटा क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 और पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7। +6 से किस में जा रहा है, +6 में +5 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेड टू बी रिडक्शन। +6 से किस में जा रहा है, +7 में, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन। एक ही एलिमेंट का साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, डिस्प्रपोर्शनेशन के। किसके हो गए? डिस्प्रपोर्शनेशन के। और जो Cl2O7 है, जब उसको वाटर में डालेंगे तो वो अकेला पर क्लोरिक एसिड देगा, नॉन रिडॉक्स है, इसमें कोई डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है। इस पे भी +7 है और इस पर भी +7 है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर नहीं देख रहे। किसी ने मेरे से कहा CO2 ज्यादा एसिडिक है या SO3 है, मैंने कि दोनों ही हवाएं, दोनों ही हवाएं। और अगर दोनों हवाएं तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, दोनों को हाई प्रेशर में वाटर में डिसॉल्व करो। जब मैं CO2 को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूं मेरे को क्या मिल रहा है, कार्बोनिक एसिड। SO3 को वाटर में डिसॉल्व करूंगा क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड। तो अपन पी जाते हैं कोल्ड ड्रिंक में, अरे कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड होता है, इसका K वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है। देखें सल्फ्यूरिक एसिड को पी जाए मर जाएंगे अपन, ठीक है ना। इसका pH वैल्यू बहुत कम होता है, लगभग 3 के आसपास होता है। बोलो बेटा, तो अपन ऑक्साइड को कंपेयर नहीं कर रहे, अपन उसको डिसॉल्व करके उसके बनाए गए कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का K वैल्यू चेक कर रहे हैं। K का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K वैल्यू। तो किसी ने मेरे से कहा CO2 ज्यादा एसिडिक है या SO3, मैंने कि ऐसा कर, दोनों को पानी में घोल और पानी में घोल के दोनों जो एसिड बना रहे हैं उन एसिड का मेरे को K वैल्यू बता दे, जिसका K वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इधर देखो, ये पानी में घुल के क्या दे रहा है, पर क्लोरिक एसिड। क्या दे रहा है, पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +7 है। ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया बेटा। सेंट्रल एटम पर जैसे से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, उसकी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। किसको खींचेगा, सिग्मा को, क्योंकि सिग्मा के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लोकलाइज हैं, पाई के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। मदद वहां से मिलती है जहां से मदद मिलने की आशा हो। मेरे को पता है एक जना अपने घर पे ही रहता है, एक जना अपने, तो मैं जाऊंगा उससे कहूंगा साहब मेरी मदद करो। एक आदमी जो आवारा है, घर पे नहीं मिलता, वहां पर जाऊंगा तो मिलेगा ही नहीं, तो मेरे को मदद क्या मिलेगी। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करेगा कौन, क्लोरीन। कौन, जैसे क्लोरीन ने, क्योंकि क्लोरीन पर खुद पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बहुत ज्यादा, तो वो ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, और जैसे खींचेगा ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, जैसे ही पॉजिटिव आएगा अंत में बिजली गिरेगी गरीब हाइड्रोजन पे। किस पे, ऑक्सीजन तुरंत अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़कर इस हाइड्रोजन को किसके रूप में रिमूव कर देगी, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला। तो बेसिकली नॉन मेटल पर जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, अपन नॉन मेटल की खोपड़ी पर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, इसका मतलब उसको हाईली अनस्टेबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो खुद जितना उसका दिमाग खराब होगा तो वो पड़ोसी से क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा,
और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अंत में बिजली किस पे गिरेगी, और गरीब हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तुरंत किसके रूप में रवाना हो जाएगी। अपन बोलते भी है माइनस आई इफेक्ट, ये वाला। अगर मेरे पास क्या है बेटा, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, क्या है ये, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। मैंने यहां पर क्या किया, इधर देखते चलो फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास। इधर देखो 3 हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दी बेटा, 3 फ्लोरीन लगा दी। क्या लगा दी, तीनों फ्लोरीन ने मिलकर कार्बन को खूब लूटा, तीनों फ्लोरीन ने कार्बन को मिलकर खूब लूटा, कार्बन खूब लूटा। जितना लूटेगा तो पड़ोसी को लूटेगा, पड़ोसी लूटा तो ऑक्सीजन को लूटेगा, और अंत में बिजली किस पे गिरेगी, और हाइड्रोजन किसके रूप में रवाना हो गई, H+। इसका मतलब आप लोग पढ़ते हैं माइनस आई इफेक्ट, क्या बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, वो अपनी जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेगी तो हाइड्रोजन तुरंत H+ के रूप में रवाना होता चला जाएगा। तो अपन यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर सभी ऑक्साइड्स बेसिकली एक ही नॉन मेटल के, तो जैसे से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन उस ऑक्साइड का एसिडिक नेचर नहीं देख रहे, उसको पानी में डिसॉल्व करके उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है उसका एसिडिक नेचर देख रहे हैं। अब Cl2O7 पानी में डिसॉल्व होकर परक्लोरिक एसिड बनाएगा, परक्लोरिक एसिड में क्लोरीन +7 में क्या है, तो वो ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जैसे खींचेगा तो ऑक्सीजन तुरंत बॉन्ड को अपने फेवर में लेकर हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना कर देगा, और जो जितना आसानी से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रवाना करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना ज्यादा बढ़ता चला। मेरे पास सभी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, N2O बोलो बेटा, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड अभी पढ़ेंगे। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4 और N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन पे +1 +2 +3 +4 +5 निकाल लोगे आप लोग। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता चला। N2O5 को वाटर में डालोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये अपने को देगा बेटा नाइट्रिक एसिड। क्या देगा, अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5 होगा, तो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये हाइड्रोजन तुरंत किसके रूप में रवाना हो जाएगा, H+। तो बेसिकली अपन उस ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा उस पर भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, तो वो ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और फाइनली हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। अब एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, ये तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलो बेटा, जनाबे अली गाना सुना करे वो सभी असली पंडित, याद आ गया होगा। अभी हाल फिलहाल याद रखो, इनको अपन न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब न तो ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं, ना तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते, ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते, दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, तो इनको न्यूट्रल बोलते हैं। कौन कौन है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तो कौन है, एक वाटर, एक नाइट्रोजन के दोनों ऑक्साइड N2O और NO, नाइट्रस ऑक्साइड भी और नाइट्रिक ऑक्साइड, इनको अलग से ब्रैकेट में इनकॉर्पोरेट कर लेना। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं इधर, देखो सभी जने मत लिखो, पहले मेरी बात सुन लो। अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, दो के ऑक्साइड्स काम आएंगे, एक तो नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स हैं, CO कार्बन फैमिली के तो अभी बता रहा हूं अलग से, ये तो नाइट्रोजन फैमिली के, ये ऑक्साइड्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, ऑक्सीजन परिवार के। इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी पर सेम है। नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन की खोपड़ी पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, P2O3 में +3, AS2O3 में +3, Sb2O3 में +3 और Bi2O3 में +3, सभी पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है बोलो। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी तो फिर आते हैं नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर आते हैं, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, बोलो बेटा, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा यार। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, N2O3 को वाटर में डालोगे क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर अपन N2O3 को, अभी सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, N2O3 को वाटर में डालूंगा मेरे को मिलेगा नाइट्रस एसिड HNO2। क्या मिलेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। और अगर मैं N2O5 को वाटर में डालूंगा तो मेरे को मिलेगा नाइट्रिक एसिड। क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है,
या नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ गया आपको? तो इधर देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसका मतलब सेंट्रल एटम समान रूप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समान रूप से। तो फिर जब समान रूप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। ये मेरे पास नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर है। कैसे आया? वो तो हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। नाइट्रोजन, ये मेरे पास HNO2 का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? यहां पर नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये खींचेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन किसके रूप में रवाना हो जाएगा? H+ के रूप में। समझ में आ गया? तो बेसिकली जब ऑक्सीडेशन स्टेट सभी पे +3 है, क्या है बेटा? इसका मतलब सभी समान रूप से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। तो फिर किस पर डिपेंड होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी, तो उसका NMC ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। भाई फॉस्फोरस भी खींचेगा, नाइट्रोजन भी खींचेगा, लेकिन ऑक्सीजन को ज्यादा परेशान कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन पर जैसे से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन तुरंत हाइड्रोजन को किसके रूप में रवाना करता जाएगा? H+। इधर देखो, उल्टा करो, उल्टा करो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? अरे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है यार। और मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं मेटल्स के ऑक्साइड। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? तो उल्टा कर दो इसका, तो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अगर मैं कहूंगा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? अरे Bi2O3 कौन हो गया? तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, क्या है बेटा? तो फिर अपन आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। किस पर आते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बढ़ती है? घटती है। नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, उससे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, दूसरे शब्दों में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। तो ग्रुप में नीचे जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसका? अरे बोलो, एसिडिक कैरेक्टर का। ये मेरे पास कौन से परिवार के ऑक्साइड है? SO2। SO2 में सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो बेटा। मेरे पास सेलेनियम है, सेलेनियम पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर टेरुलियम पर +4, पोलोनियम पे +4, सभी समान है। बोलो, सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन हो गया? सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक सल्फर है। सल्फर सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है, तो उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, सल्फर से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेलेनियम से कम, टेरुलियम से कम। तो अपन कहते हैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, क्या सेम होगी? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। एक तो ये कौन से फैमिली के हो गए? नाइट्रोजन फैमिली। एक कौन से हो गए? अब मैं आता हूं कार्बन फैमिली पे। एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में कार्बन फैमिली के अंदर ये अलग से इनकॉर्पोरेट करना, नोट्स बना लेना घर पे। इधर देखो बेटा, कार्बन फैमिली के मेंबर्स दो तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं मोनो ऑक्साइड्स और एक बनाते हैं डाई ऑक्साइड्स। अब इधर आओ, सबसे पहले आ रहा हूं मैं मोनो ऑक्साइड्स पर। किस पर आ रहा हूं? मोनो ऑक्साइड्स के नेचर में। मोनो ऑक्साइड्स में कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, इट इज न्यूट्रल। SiO ये अनस्टेबल होता है, इट एग्जिस्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट ओनली हाई टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। आगे पढ़ेंगे। इसका डाई ऑक्साइड सिलिका SiO2 रेत स्टेबल होता है। क्या होता है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। सिलिका का स्ट्रक्चर किसके समान होता है? डायमंड के समान। क्या होता है? अभी पढ़ेंगे। SiO2 ये तो सिलिकन का मोनो ऑक्साइड है। क्या है? सिलिकन का मोनो ऑक्साइड। ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? इसमें प्रीडोमिनेंटली आयोनिक नेचर होता है। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो ये रूम टेम्परेचर पे जब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ये अनस्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। केवल किस पर? ये एनसीईआरटी में दे रखा है। सब समझ में आ गया? उसके बाद है मेरे पास GeO। GeO मेरे पास एसिडिक होता है, और SNO और PbO ये दोनों मेरे पास एम्फोटेरिक होते हैं। ये दोनों मेरे पास एम्फोटेरिक होते हैं। लिखा चुका हूं मैं आपको। समझ में आ गया? ये मेरे पास किसका नेचर हो गया? मोनो ऑक्साइड्स का। किसका हो गया?
अब आता हूं मैं किस पर, डाई ऑक्साइड्स पर। किस पर आता हूं, इसको भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। CO2, SiO2 और GeO2, ये तीनों मेरे पास एसिडिक होते हैं, ये तीनों मेरे पास एसिडिक होते हैं। वापस से SnO2 और PbO2, इन दोनों का नेचर मैं लिखवा चुका हूं। दोनों का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। लेड का मोनो ऑक्साइड हो चाहे लेड का डाई ऑक्साइड हो, टिन का मोनो ऑक्साइड हो चाहे टिन का डाई ऑक्साइड हो, ये एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, तो ये कार्बन फैमिली के जो ऑक्साइड्स हैं, अलग से इनको इनकॉर्पोरेट करना, दो में बाइफरगेट करना। एक तो मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे लिखना वो न्यूट्रल होती है। SiO अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, एग्जिस्ट एट वेरी। GO का नेचर एसिडिक है, SNO और PbO का नेचर कैसा हो गया, एम्फोटेरिक है। सब NCERT में मिल जाएगा आपको, मैं शेयर कर दूंगा PDF, शायद मैंने शेयर भी करी थी पुरानी NCERT का, करा था क्या मैंने आपके ग्रुप में, नहीं करा होगा तो अभी D और F पूरा P ब्लॉक 11th और 12th का आज शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। समझ में आ गया। ये मेरे पास डाई ऑक्साइड्स हैं, क्या है बेटा, इधर देखो डाई ऑक्साइड्स में ये तीनों का नेचर कैसा हो गया, और SnO2 और PbO2 का नेचर कैसा हो गया। अब आता हूं मैं बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड्स पे। किस पे आता हूं, बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड्स पे। तो बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड्स में मेरे पास है B2O3, मेरे पास है Al2O3, मेरे पास है Ga2O3, मेरे पास है In2O3 इंडियम, और मेरे पास है TlO3। हालांकि Tl2O3 के अंदर अनस्टेबल होता है, लेकिन अभी मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। इधर देखो बेटा, क्योंकि थेलियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो यहां पर, अरे Tl2O3 में निकालो +3 स्टेबल नहीं होता, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा ना, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में। लेकिन अभी मैं स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है। B2O3 का नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। Al2O3 और Ga2O3, इन दोनों का नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और इन दोनों का नेचर मेरे पास बेसिक होता है। इनको अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर लोगे, बोलो। तो एक तो हो गया नाइट्रोजन परिवार, ये तो हो गए नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड्स, ये हो गए ऑक्सीजन। कार्बन फैमिली में दो हो गए, एक तो मोनो ऑक्साइड और एक डाई ऑक्साइड, ये तो हो गए मोनो ऑक्साइड, और फिर ये हो गए हमारे पास डाई ऑक्साइड। उसके बाद हो गए ये बोरॉन फैमिली के ऑक्साइड। समझ में आ गया आपको। उसके बाद इधर देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है अपने से, क्वेश्चन कहता है लीस्ट एसिडिक ऑक्साइड इज। सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो सभी जने। सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, करो इसको फटाफट से। इधर देखो बेटा, सभी जने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जिस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक। इस पर +5, इस पर +5। इधर देखो, पहला अपने को प्रेफरेंस, इधर देखो सभी जने, उसको छोड़ो आप लोग, पहले किसको प्रेफरेंस देनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। यहां पर फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन नंबर बोलो +5, आर्सेनिक पे ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों हमारे पास मोर एसिडिक हो गए। क्या हो गए, मोर एसिडिक। अब इधर देखो P4O6, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +3, और AS4O6, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर +3। बोलो बेटा, ये दोनों इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो गए, लेस एसिडिक, कम हो गए, क्योंकि ये ज्यादा ऑक्सीडेशन है। अब इन दोनों पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +5, तो नंबर 2 किस पर जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो तो नंबर 2 किस पर जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे जाएंगे, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्सेनिक से ज्यादा, तो P4O10 किससे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद पहली प्रायोरिटी तो ऑक्सीडेशन स्टेट को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, लेकिन फास्फोरस की जनाब, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो गई, तो ये अपने पास ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बोलेगा आप लोग, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब लीस्ट एसिडिक कौन हो गया, AS4O6। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले जेई एडवांस का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन चारों को अपने को एसिडिक नेचर में जमाना है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इधर देखो मेरी तरफ, उसको छोड़ो, पहले ये देखो ऑक्सीजन चिपक किससे रही है। अगर ऑक्सीजन मेटल से चिपक रही है, और मेटल भी कौन, एस ब्लॉक का, बात छोड़ो उसको, इधर देखो
अगर मेटल भी एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का मेटेलिक कैरेक्टर पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा, और एस ब्लॉक में भी सबसे ज्यादा ग्रुप 1 का, एल्कली मेटल्स का, किसका? तो वो हाईली बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक, बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर कम, तो उनमें बेसिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से क्या होगा? कम। और पी ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर और डिक्रीज हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा एस ब्लॉक का, फिर डी का और फिर पी का। तो ये चेक करो ऑक्सीजन चिपक किससे रही है। अगर ऑक्सीजन एस ब्लॉक के मेटल से चिपक रही है तो मोस्ट बेसिक होगा, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। बोलो बेटा। मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोला, किसमें घोला? पानी में घोला। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? मैंने कॉपर ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर ऑक्साइड को मैंने पानी में घोला, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? CuOH होल ट्वाइस। दोनों बेसिक है, दोनों के लिए पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है। बोलो बेटा। वाटर न्यूट्रल है, आप भी पीते हो, मैं भी पीता हूं, पीएच की वैल्यू 7 होती है पानी के लिए। बोलो। पानी की वैल्यू 7 होती है। और CO2 को पानी में डालोगे, CO2 को तो पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड के लिए पीएच की वैल्यू क्या हो गई? 7 से कम। तो आप ये चेक करो ऑक्सीजन चिपक किससे रही है। ऑक्सीजन अगर मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट से चिपक रही है बेटा, मोस्ट बेसिक हो गया। क्या हो गया? मोस्ट बेसिक। रिलेटिव बात कर रहे हैं। मोस्ट बेसिक का मतलब लीस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक का मतलब ये मेरे पास बेसिक हो गया, ये तो हो गया मोस्ट बेसिक। क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया बेसिक। ये दोनों घुलने पर ये देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? और ये क्या देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के लिए पीएच की वैल्यू हमारे पास 7 से ज्यादा है, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है। पानी हमारे पास न्यूट्रल होता है, पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है। बोलो। और CO2 एसिडिक होता है, पीएच की वैल्यू 7 से कम है। बोलिएगा आप लोग। लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर का रिलेटिव ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिलेटिव ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर हमारे पास ये वाला हो गया, नहीं हो गया? बोलेगा आप लोग। ये ऑर्डर हो गया, मोस्ट बेसिक, लीस्ट एसिडिक, मोस्ट बेसिक, बेसिक। इसका मतलब उसके रेफरेंस में क्या हो गया? वाटर। वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन बेसिक ऑक्साइड्स के कंपैरिजन में क्या हो गया? और CO2 तो होता ही एसिडिक है। बोलिएगा आप लोग। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? सेकंड वाला जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। बोलिएगा आप लोग। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये वाला पहले चेक करिएगा ऑक्सीजन चिपक किससे रही है। ऑक्सीजन चिपक किससे रही है ये चेक करें। एक तमें ऑक्सीजन चिपक रही है बेटा पोटेशियम से। किससे? K2O को पानी में डालोगे, K2O को मेरे को मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड को पानी में डालोगे, जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? NO2 को पानी में डालोगे बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। ये पानी में डालेंगे ना, नाइट्रस एसिड भी बनाएगा और नाइट्रिक एसिड भी बनाएगा। क्या बनाएगा? नाइट्रस एसिड भी बनाता है और ये नाइट्रिक एसिड भी बनाता है। समझ में आ गया आपको? तो दोनों एसिडिक है। नाइट्रोजन क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? इधर देखो बेटा सभी जने, टाइम कम है, फटाफट सुनते चलो मेरे भाइयों। बेल लग गई है मेरी, अभी वापस क्लास है 2:30 बजे, खाना भी खाना है मुझे 2 मिनट के लिए। इधर देखो, NO2 को पानी में, नाइट्रोजन क्या है बेटा? पी ब्लॉक का है। किसका है? जिंक मेरे पास क्या है? डी ब्लॉक का। और पोटेशियम किसका है? एस ब्लॉक का। तो ये मोस्ट बेसिक हो गया। मोस्ट बेसिक का मतलब लीस्ट एसिडिक। ZNO एम्फोटेरिक है तो बेसिक से तो क्या हो गया? और ये तो होता ही एसिडिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। समझ में आ गया? कुछ और क्वेश्चंस हैं, इतना इनकॉर्पोरेट कर लोगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसी को आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। मेरी वापस से क्लास है अभी, ठीक है? अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट करें।